गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं आयु संगठन अध्याय 5 की। अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। चलिए इस पर बात करते हैं हम लोग। आयु संगठन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं, है कि नहीं। आयु संगठन अर्थात आयु का ढांचा, अर्थात आयु का संरचना। ठीक है, मतलब अलग अलग आयु के लोगों का अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, संरचना किया गया है, उसका एक संगठन बनाया गया है। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये आपका आयु का संगठन है। अलग अलग देख रहे होंगे, ये एक अलग है, ये एक अलग है, ये लड़कियों का है, ये लड़कों का है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिशियल कर्मचारियों का है, ये युवाओं पढ़ने वाले स्टूडेंट का है। ये अलग अलग आयु का एक संगठन दिख गया, एक संरचना स्ट्रक्चर। ठीक उसी प्रकार बच्चों का, युवा का और वृद्धों का भी संरचना आपको दिखेगा, है ना। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें आयु का जान रहे हैं, इसका एज से संबंधित है, और संगठन माने इसका ढांचा अलग अलग बांटा गया है एक संरचना में। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आएंगे आयु संगठन में, जैसे बच्चे वर्ग यानी बालक वर्ग, फिर युवा वर्ग जो यंग लोग हैं, उसके बाद वृद्ध लोग जो ओल्ड व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आइए इसमें जानते हैं। विश्लेषण यानी विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्गों में बांटा जाता है। कितने आयु वर्गों में बांटा जाता है? 3 आयु वर्गों में बांटा जाता है। एक हो गया बालक आयु वर्ग, दूसरा युवा वर्ग, तीसरा वृद्ध वर्ग। ठीक है, किसी भी समाज में अधिकतम, है ना, किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता युवा वर्ग में होता है, जो घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। युवा वर्ग ही हैं जो खेत में, घर में और दफ्तर अर्थात ऑफिस में भी काम करते हैं। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं, जो काम करते हैं उन्हीं पर आश्रित होते हैं। उनका लालन पालन कौन करेंगे? युवा वर्ग ही करेंगे, है ना। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे, माने बच्चे जो होंगे तैयार होकर के भविष्य में युवा बनेंगे, और वो लोग भी काम करेंगे, उत्पादक बनेंगे। ठीक है, और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा, है ना। दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सहायता के विशेष प्रावधान करने की भी आवश्यकता होगी, ताकि वृद्धजनों की सहायता हो, उसका अच्छे से देखभाल हो, है ना, किसी प्रकार का समस्या उनको ना हो, है ना। इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी है कि देश या प्रदेश में आबादी की आयु वर्ग का वितरण कैसे है ना। आयु वर्ग का वितरण कैसे हैं, तो हम लोग इसमें वितरण देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका जो दिख रहा है ना आरेख, इस आरेख में देख लेते हैं। अब यहाँ पे कि 15 वर्ष से कम आयु के जो होंगे वो बालक बालिका वर्ग में आएंगे, और 15 से 59 वर्ग के जो लोग होंगे वो युवा वर्ग में आएंगे, और 60 वर्ष से जितने भी अधिक होंगे वो वृद्ध वर्ग में आएंगे। ये ध्यान आपको रखना है। पहला क्या मैं बोला कि जो 15 वर्ष से कम आयु के होंगे वो लोग किस में आएंगे? बालक बालिका वर्ग में आएंगे, है ना, बालक बालिका वर्ग में आएंगे। लेकिन जो 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच हैं वो युवा वर्ग में आते हैं। ठीक है ना। जैसे आप लोग की जो जिनके पापा का उम्र यदि 50-55 साल हैं तो वो युवा वर्ग में गिने जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो दादा आपके हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं वो जो है आपका किस में गिने जाएंगे? वृद्धावस्था में गिने जाएंगे। तो हम लोग पहले इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका डिटेलिंग करेंगे। हम आयु का एक संरचना तो बट ही गया है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला भाग है ना, ये जो बीच वाला भाग है, ये आयु वर्ग हर 4 वर्ष का अंतराल पर दिया हुआ है। कितने वर्ष के अंतराल पर दिया हुआ है? 4 वर्ष के अंतराल पर दिया हुआ है। और ये वाला जो भाग होगा आपका, इधर वाला ये महिलाओं के लिए है, और ये आपका पुरुषों के लिए। नीला वाला पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए, है ना। इधर पुरुष के लिए और इधर
महिलाओं के लिए। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब यहाँ आपको देखना है जनसंख्या में, देखिए कि ये 52 से आगे बढ़ गया, मतलब 60 62 के करीब है पुरुष की ओर, 62 के करीब लगभग ये जनसंख्या गया है। लेकिन यहाँ महिलाओं में देखिए 52 के आगे गया है, मतलब 55 के आसपास होगा। तो यहाँ भी महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या जो है, जो 14 वर्ष तक जो है, यानी 15 से, ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये वाला भाग होगा, है ना, ये बच्चों की संख्या है। उससे ऊपर वाला ये 59 वर्ष तक, यहाँ तक ये युवाओं की संख्या है। उसके बाद वृद्धों की, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों की संख्या ज़्यादा है शुरू में, फिर युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है, उसके बाद वृद्धों की संख्या अगर हम बात करें तो बहुत कम है ना। ये वाला भाग में देख रहे हैं ना आप, कितने थोड़ा सा है वृद्धों की संख्या। ठीक है, तो इसलिए वृद्धों की संख्या तो कम है, युवाओं की संख्या भारत में ज़्यादा है और बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है ना। तो चलिए, अब आप समझ गए होंगे इस पिरामिड के माध्यम से। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बात करते हैं बालक बालिका वर्ग में क्या बात कहा है। ठीक है, बालक बालिका वर्ग, क्या बालक बालिका वर्ग है। बालक बालिका वर्ग इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। यानी इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं, है ना। दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं का मतलब है कि युवा वर्ग पर निर्भर रहते हैं। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। कौन वर्ग करते हैं? दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। दूसरे वर्ग के लोग करते हैं कहने का मतलब युवा वर्ग के लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील अर्थात ये रुपए पैसे कमाते नहीं है, क्योंकि बालक बालिका अभी कहाँ कमाएंगे, छोटे छोटे हैं, उसको कौन काम में रखेगा, उसको कोई काम आता ही नहीं है, तो है ना। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को, तो भारत में पहला स्थान ऐसा रखता है जो श्रमिक यानी बाल श्रमिक में, वहाँ पे जनसंख्या बहुत काम करते हैं। बिहार बात करिए, फिर इधर आप झारखंड बात कर लीजिए, उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सब बात कर लीजिए। ये सब क्षेत्र हैं जो बाल श्रमिक में काम करवाते हैं। हालांकि ये दंडनीय अपराध है। अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अगर कारखाने वगैरह में, होटल वगैरह में काम करवा रहे हैं तो शासन इस पर दंडित कर सकता है। ठीक है, आगे आइए, अब हम लोग दूसरे वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग का मतलब है युवा वर्ग, है ना। युवा वर्ग पर बात करते हैं। इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग आते हैं। ध्यान रखना, अभी बताया था ना पहले, 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग क्या करते हैं, इस आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गौर करेंगे तो पाएंगे कि आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है। आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग, बालक और वृद्ध, आश्रित रहते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है और रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा प्रवास इसी वर्ग से होता है। देखिए, युवा वर्ग के लोग ही काम धाम करने के लिए, रोजगार की तलाश के लिए अपने गांव छोड़ करके शहर की ओर अग्रसर होते हैं। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, ऐसे क्षेत्रों में लोग काम करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको गांव में काम नहीं मिलता है, या उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तब भी लोग जाते हैं। चलिए आगे, अब अगला आते हैं हम लोग वृद्ध वर्ग में आते हैं। ठीक है, वृद्ध वर्ग में यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल
होते हैं, है ना। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी पेशा नहीं है, मतलब जो नौकरी पेशा नहीं है और जिनका कोई मजबूती आर्थिक आधार नहीं है, अपनी ज़रूरतों के लिए युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं। मतलब साफ सा बात कह रहा है कि वृद्ध वर्ग में ये जो 60 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं, कितने 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग अगर जो नौकरी वाले होंगे, नौकरी पेशा वाले होंगे तो उनको तो पेंशन मिलेगा, लेकिन जो नौकरी पेशा वाले नहीं होंगे उनका आर्थिक आधार तो नहीं है, तो वो किस पर आश्रित होंगे? दूसरे वर्ग पर। दूसरे वर्ग का मतलब युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, आगे आइए। किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड को प्रयोग किया जाता है। ये आयु विन्यास मतलब आयु की संरचना को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, भारत की आयु पिरामिड को आरेख भारत 2014 में देखें। अभी हम लोग देखें जो पिरामिड शुरू में है ना, जिसमें कि हम लोग आयु वर्ग जैसे 14 वर्ष तक यानी 0 से 15 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष, 59 से आगे वाला यानी 60 से अधिक उम्र वाले, ये सब हम लोग अभी जो पिरामिड देख रहे थे वही था, है ना। तो आगे देखिए, इसमें प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है। बिल्कुल आपने देखा कि वृद्धों की संख्या बहुत कम है, युवाओं की संख्या और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात अन्य किसी आयु वर्ग से अधिक है ना। इसका मतलब है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्र के लोगों की कमी नहीं आएगी। साथ ही यानी वृद्धों की संख्या कम होने के कारण अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। लेकिन अगर हम महिला और पुरुष वाले स्तंभ की तुलना करें तो पता चलेगा कि आने वाली युवा पीढ़ी में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत कम होने वाली है, क्योंकि 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात बहुत कम है। ठीक है, किसका? बालिकाओं का, बच्चियों का। ठीक है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अब हम भारत के इस आरेख की तुलना पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे 3 आरेख आपको दिया गया है, आप इस पर ध्यान दीजिए। पहला है पश्चिमी अफ्रीका, पहला किसका है? पश्चिमी अफ्रीका का, दूसरा है भारत का और तीसरा है पश्चिमी यूरोप का। ठीक है, और इसमें ये भी दिया हुआ है, एक तरफ पुरुष का, दूसरे तरफ महिला का, एक तरफ पुरुष का, दूसरे तरफ महिला का, एक तरफ पुरुष का और दूसरे तरफ महिला का, हर जगह पर है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अभी मैं बात किया था जो एकदम सेम वही वाला ये आयु वर्ग है ना, जो अभी बात हम लोग पीछे किए थे, ये भी आयु वर्ग वही वाला है। अब आप देखिए कि जो बीच वाला युवा वर्ग वाला जनसंख्या है किसमें ज़्यादा है, यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको 59 वर्ष तक में ये यहाँ युवाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन यहाँ यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में बच्चों की संख्या देख लीजिए आप, बहुत कम दिख रहा है। भारत में बच्चों की संख्या इससे ज़्यादा है और भारत से भी ज़्यादा पश्चिमी अफ्रीका में ज़्यादा है बच्चों की संख्या। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका में युवाओं की संख्या कम हो गया है, लेकिन युवाओं की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। कहाँ? आपका पश्चिमी यूरोप में ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद देखिए वृद्धों की संख्या, वृद्धों के ऊपर वाला जो ये है, वो वृद्धों की संख्या ज़्यादा नुकीली किसका है? अफ्रीका का है, क्योंकि ये कम उम्र में 50 वर्ष की उम्र में ही यहाँ पे डेथ ज़्यादातर हो जाते हैं। लेकिन भारत में अगर हम देखें तो भारत में थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। और अगर सबसे युवा वृद्धों की संख्या देखें तो
पश्चिमी यूरोप में है। तो कारण ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए पश्चिमी यूरोप डेवलप्ड एरिया है, यानी विकसित राष्ट्र है, और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, जिससे लोगों की जो है आयु यानी उम्र ज़्यादा हो गया है, लोग ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे ही स्थिति है जो कि कम उम्र में ही लोग डेथ कर जाते हैं। यहाँ भी वो गरीबी और कमजोरी के कारण यानी स्वास्थ्य की कमजोरी सेवाओं के कारण लोग कम उम्र में ही डेथ कर जाते हैं। मैं आपको अफ्रीका की कहानी एक थोड़ा सा बताऊं। पिछले कक्षा 9th में आपने पढ़ा लीबिया के बारे में, और वहाँ पे 50 वर्ष जो लोग जीते थे, वहाँ पे गद्दाफी जैसे ही ला करके स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा कर दिया है ना, लोगों को आवास वगैरह और स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था और शिक्षा की व्यवस्था जैसे ही किया, उनकी आयु में वृद्धि हो गया। जो 50 की जगह पर 77 वर्ष उनकी औसत आयु हो गया जीने का। तो ठीक उसी प्रकार है कि जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा अच्छा होगा वहाँ आयु भी ज़्यादा समय तक लोग जीवित रहेंगे, उनकी आयु का समय बढ़ जाएगा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं और इसका डिटेल। पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि वहाँ की आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है, यानी छोटे जो बच्चों वाला देखे सबसे ज़्यादा है उसी का। वहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12% से भी कम हैं, है ना। यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है, जहां अधिकतर लोग 50 वर्ष की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका में। क्यों मर जाते हैं अब आइए जानते हैं। इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप से करें तो एक और चिंताजनक बात उभरती है। यूरोप में आप देख सकते हैं कि अगले लगभग 35% लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। लेकिन अगर हम वहाँ बच्चों की दशा देखें तो पाते हैं कि वहाँ लगातार बच्चों का अनुपात कम होता जा रहा है। अर्थात पश्चिमी यूरोप में अधिक लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, मगर वहाँ इतने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी कम होती जाएगी। कहाँ की? पश्चिमी यूरोप की। धीरे धीरे वहाँ वृद्धजन अधिक हो जाएंगे, तो युवाओं की संख्या कम हो जाएगा, है ना। और युवाओं की संख्या कम होगा, जानते हैं ना पूरा क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे और वृद्ध जो आश्रित युवाओं पर रहते हैं वो किस पर आश्रित होंगे फिर? काम करने वाले लोग नहीं होंगे, वहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगा। पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इस अंतर के कई कारण हो सकते हैं। अब कारण जानिए। पहला यह कि यूरोप में आय अर्थात इनकम, स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि ज़्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, जबकि अफ्रीका में गरीबी और कमजोर स्वास्थ्य सेवा के चलते लोग कम उम्र में ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। बाल मृत्यु दर वहाँ काफ़ी अधिक है। कहाँ? अफ्रीका में। और दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते लोग बहुत कम बच्चा पैदा करते हैं, है ना। ताकि ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे तो ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा बेहतर है कि कम बच्चा पैदा करो। इस समस्या को देखते हुए कई यूरोपीय देशों में बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राजकीय मदद दी जाती है। कहाँ? यूरोप में, है ना। उसके बाद अब आइए काम और कार्यशील जनसंख्या पर। काम और कार्यशील जनसंख्या देखते हैं। हमारे देश की जनगणना में किसी श्रमिक या उत्पादक काम करने वाला माने, मतलब किसको श्रमिक माने और किसको उत्पादक माने। ठीक है, ये बहुत उलझन वाले सवाल हैं। ज़्यादातर लोगों के पास कोई नियमित काम नहीं होता, उनके काम का स्वरूप बदलता रहता है। लोगों के पास कभी रोजगार होता है और कभी वे खाली बैठे होते हैं। ऐसे में उन्हें किस श्रेणी में गिना जाए, इसका ठीक हल तो नहीं निकल सकता है, मगर जनगणना आयोग इसके लिए एक काम चलाऊ परिभाषा का उपयोग करता है। जनगणना आयोग, ठीक है।
2011 की जनगणना के मुताबिक काम को आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों में भागीदारी के साथ जोड़कर देखा गया है। यह भागीदारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में हो सकती है। काम के अंतर्गत न केवल वास्तविक काम शामिल है बल्कि सुपरवाइजरी और निर्देशन भी इस श्रेणी में आता है। इसके अंतर्गत आंशिक रूप से खेत, पारिवारिक उद्यम या किसी अन्य आर्थिक गतिविधियों में मदद या अवैतनिक काम भी शामिल हैं। इस तरह उपयुक्त कार्यों में लगे सभी लोग श्रमिक हैं। कहा जाए अगर जितने ऊपर दिया गया है वो सभी लोग जो है किसमें शामिल हैं? श्रमिक, है ना, सभी लोग श्रमिक हैं। जो व्यक्ति घरेलू खपत के लिए भी पूरी तरह से खेती या दूध के उत्पादन में लगे हुए हैं उनको भी श्रमिक के रूप में माना जाता है। लेकिन दैनिक घरेलू काम करना जैसे खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल करना, घर की साफ सफाई आदि को उत्पादक श्रम नहीं माना गया है क्योंकि ये घर की एक दैनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए। और ज़्यादातर हम बात करें तो खाना पकाना, पानी भरना, बच्चों की देखभाल करना, वृद्धों की देखभाल करना, घर की साफ सफाई करना, महिलाओं की अधिकतम समय इसी में चला जाता है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 30% लोग मुख्य रूप से उत्पादक काम में लगे हैं और लगभग 10% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं। लगभग 60% लोग उत्पादक कार्य में नहीं लगे हैं। कितने परसेंट? 60% नहीं लगे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा फर्क है, यह 32% लोग मुख्य रूप से उत्पादक कार्य में लगे हैं। ठीक है, उत्पादक कार्य में लगे हैं। जैसे मान लीजिए श्रमिक काम करते हैं, रोजगार गारंटी में काम करते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो ये सब उत्पादक काम है ना। और लगभग 6% लोग आंशिक रूप से उत्पादक कार्य करते हैं, बहुत कम, थोड़ा मोड़ा, है ना। लगभग 52% लोग उत्पादक काम पर नहीं लगे हैं अर्थात बेरोजगार हैं। सोच लो एकदम कितना समस्या होगा, है कि नहीं। आगे आइए, साक्षरता पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर 74.4% थी, अर्थात हर 4 में से 3 व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं। कहा जा रहा है कि हर 4 व्यक्ति में से, यानी 4 व्यक्ति हैं, इसमें से 3 लोग पढ़े लिखे हैं और 1 नहीं पढ़ा लिखा है, निरक्षर है। ठीक है, ऐसा स्थिति है ना। अगर आप पहले की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद हुई पहली जनगणना में जहां साक्षरता महज 18% थे, अर्थात 100 में से 82 लोग निरक्षर थे। सोचिए, जब भारत आजाद हुआ था उस समय, है ना, पहले जनगणना में 18% लोग मात्र सिर्फ पढ़े लिखे थे। लेकिन 2001 की जनगणना में साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 64.84 हो गई। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी साक्षरता दर 74% से ऊपर हो गई, पर इसमें स्थान और लिंग के हिसाब से भिन्नता पाई जाती है। जहां पुरुषों की साक्षरता 82.14% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये लिंग के आधार पर भिन्नता, यानी पुरुषों की जो है ज़्यादा और महिलाओं की कम। इस प्रकार स्थान में भी भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार साक्षरता की दरों में स्थानिक भिन्नता भी दिखाई देती है। जैसे एक तरफ केरला 93.93%, मिजोरम 91.58%, त्रिपुरा 87.75%, अर्थात राष्ट्रीय औसत से उच्च साक्षरता दर वाले राज्य हैं ये लोग। इसके मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय साक्षरता दर से उच्च मतलब हमारा पूरे राष्ट्र का साक्षरता दर कितना है? 74 है। ये दिख रहा है ना, 74, ये 74 है, लेकिन उससे भी ज्यादा है यहाँ ये राज्यों में, लेकिन इससे कम है। वहीं बिहार में 63.82, राजस्थान में 67.6, झारखंड में 67.65 आदि ऐसे राज्य हैं जो जिनकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय साक्षरता दर है और इससे ये कम वाले राज्य हैं ये वाले, और इससे ये वाले ज्यादा। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बस आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी इसका आप जो है काम करके दीजिए। पहला क्वेश्चन है साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है काम और कार्यशील जनसंख्या का क्या कारण है, सॉरी ये इसको ऐसा नहीं, काम और कार्यशील जनसंख्या से क्या आशय है, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा आयु संरचना, है ना। आयु संरचना को स्पष्ट कीजिए, कितने भागों में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे तीनों आयु संरचना में बांट करके और स्पष्ट रूप से आंसर लिख करके